हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज क्लास 12 फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो हमारे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मैं उसको लेकर आया हूँ और डिस्क्रिप्टिव करते हुए इस क्वेश्चन को एक एक करके मैं समझाऊँगा। तो यस, माय नेम इज द्विवेदी और मेरा ये प्यारा सा चैनल। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में भी आ सकता है, जीएस रहेगा जनरल साइंस में, किसी भी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारे क्वेश्चन से बहुत से लोग कोचिंग पढ़ते हैं या कहीं से भी पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पर नहीं बताया जाता है। तो क्या करते हैं, विद्या लेते हैं, विद्या से रटते हैं। तो क्या ज़रूरत है, जब तक उस क्वेश्चन के बारे में गहराई से नॉलेज नहीं होगा आप लोग गलत ऑप्शन पर चूज करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए लेट अस स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन मेरा है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने से कांच की छड़ धनाभिषिक्त हो जाती है, ऐसा क्यों है? आखिर ऐसा क्या है जो कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो आखिर क्या हो जाता है, उस पर क्यों धनाभिषिक्त होती है? इसका कारण यह है कि कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। तो कांच की छड़ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर धनावेश आ जाता है। जैसे हम जानते हैं किसी भी परमाणु से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस परमाणु पर वो परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट भी होगा। तो रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से बाहर जाएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाएगा और कांच की छड़ धनावेशित हो जाएगा। तो कोई आवेश को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ऐसा बताया गया है कि किसी भी आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, बस सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जब कांच की छड़ को हम रेशम कपड़े पर रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, न कि इलेक्ट्रॉन वहाँ से नष्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में इसका सटीक आंसर क्या होगा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित होती है। इसका उत्तर क्या है, क्योंकि कांच से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चले जाते हैं। सीधा सीधा आंसर इसका क्या होगा, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। कांच की छड़ क्या होगी, कांच की छड़ धनावेशित होगी, क्योंकि इसका आंसर देख लीजिए। तुरंत मैं उस क्वेश्चन को मिटाने का उसका आंसर लिखता हूं। तो कांच की छड़ क्या होगा, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कांच के छड़ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। सीधा सीधा आंसर, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त। आप लोग नोट कॉपी पेन निकाल कर नोट कर लीजिएगा। अगर ये जब मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब करना। अगर इस चैनल को, जो इससे पहले मैं लगभग 5 से 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लगातार आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा, जिससे हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं आप तक पहुँचता रहेगा। तो यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा आवेश वस्तुओं पर संभव नहीं है। यहाँ विकल्प दिया हुआ है +-e/2, +2 इलेक्ट्रॉन, +-3 इलेक्ट्रॉन और +4 इलेक्ट्रॉन। मतलब वस्तुओं पर कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव नहीं है। जैसे आवेशों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, तो आवेशों पर स्थानांतरण, देखिए क्वांटीकरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे फर्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरे सारे प्लेलिस्ट को देखेंगे तो कॉलम का नियम पहले है, चार्ज के बारे में बताया गया है, उसमें से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो इससे पहले कि ये वीडियो आप अगर समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो इससे पहले मेरा वो पहले वाला वीडियो देखिए। तो यहाँ निम्न में से कौन सा आवेश वस्तुओं पर संभव नहीं है, तो यहाँ पर देखिए आवेशों का जो क्वांटीकरण है वो हमेशा n के Q बराबर Ne, Q बराबर जो Ne है +-Ne, जहाँ n क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या
और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो किसी भी परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉनों की मात्रा होगी वो n के पूर्ण गुणज के रूप में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन E/2, 2E/3 ये सारे इलेक्ट्रॉन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। इस फर्स्ट ऑप्शन को हम सही करेंगे। ये सारे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। ये क्वेश्चन जो है कई सारी परीक्षाओं में ऐसा पूछा गया, यूपी बोर्ड में तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो ये प्लस माइनस C/2 किसी भी वस्तु पर आवेश की मात्रा नहीं हो सकते। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ये सारे इलेक्ट्रॉन किसी भी वस्तु पर हो सकते हैं। तो हाँ, बात में एक कंसेप्ट में और बताता हूँ। 1964 में एक गैलमान साइंटिस्ट थे, वो आए थे तो क्वार्क मॉडल दिया था। तो क्वार्क मॉडल में ऐसा संभव है कि किसी वस्तु पर आवेश जो है प्लस माइनस C/2 या 2E/2 के रूप में हो सकता है क्वार्क मॉडल में। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार से जो क्लास 12 फिजिक्स में है, ऐसा कोई ना तो सूत्र दिया गया है कि हाँ ऐसा किसी वस्तु पर इस प्रकार के आवेश होते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण जो यहाँ पर बता रहा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से n के पूर्ण गुणज के रूप में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है और दे भी सकता है। तो ये हमारा विकल्प पहला इसमें सही है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन तुम लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ और आगे चलता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आवेशों की प्रकृति कैसी होती है। आवेशों की प्रकृति, नेचर। जैसे किसी वस्तु पर आपने आवेश दिया, Q कूलम आवेश दिया, उस वस्तु में Q1 Q2 के रूप में आवेश डिवाइड हो जाएगा यूनिफॉर्मली रूप से। तो आवेशों की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है। विकलनात्मक, वितरण, इनमें से कोई ये सारे विकल्प सही हो नहीं सकती। यही विकल्प सही होगा योगात्मक। क्यों? क्योंकि किसी वस्तु पर मान लीजिए कि यहाँ पर एक सरफेस है, इस पर मैंने प्लस Q आवेश दिया, तो प्लस Q आवेश दिया तो इस पर एक समान रूप से प्लस 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 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर सारे आवेश को हम ऐड करेंगे तो इस Q के बराबर होगा। मान लीजिए Q बराबर हो जाएगा Q1 Q2 अगर माना जाए इसको, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट ऐसे हो जाएगा। या ऐसे कहते हैं समेशन Q बराबर समेशन QI, I इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर समेशन का निशान का ये मतलब क्या होता है, एडिंग होता है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छी बात है। तो क्या हम टिक करेंगे, आवेशों की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसी होती है। आवेशों की जो प्रकृति होती है वो योगात्मक होती है। किसी भी वस्तु पर अगर आवेश देंगे तो आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसको बाद में ऐड करेंगे तो उसी के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। बिल्कुल मैं हर एक चैप्टर में से एक एक, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसको नहीं कराते हैं, लेकिन 5 नंबर का ऑप्शन भी आता है, उसको आप छोड़ देते हैं तो रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा ना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर देखिए, स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा हो सकती है। स्थिर विद्युत प्रक्रिया में आवेश की विनिमय में होता है आदान प्रदान, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज की मात्रा कितनी होती है, मतलब कोई भी वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। तो इसकी न्यूनतम संभव जो मात्रा है वो हमारा है, ये देखिए, वो ये नहीं होगा 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
1.6 क्रॉस 10 की पावर 19, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम जो आवेश होता है 1.6 उसके पावर -19 कूलाम ही होता है। ये हम लोग जानते हैं, आवेश की न्यूनतम मात्रा इतनी होती है। ठीक, तो सबसे सूक्ष्म इकाई पहले इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की जो आवेश की मात्रा इतना होती है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एक बार फिर आगे देखिए, किसी वस्तु को इतने कूलाम से धनावेशित करने के लिए निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसमें दिया 3, 5, 7, 9। तो इसको हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि आवेशों का क्वांटीकरण का जो सूत्र होता है Q = Ne। यहाँ से हमको पूछा गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी वस्तु को इतने कूलाम से धनावेशित करने के लिए, इतने कूलाम, ये क्या है, आवेश की मात्रा दिया हुआ है। जो चीज दिया हुआ उसको पहले लिख लीजिए, 10⁻19 इतना हो गया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10⁻19। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमको n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से एन ई को रोकिए, एन को रोकिए, ई को इधर भेजिए। तो एन इक्वल टू क्या, क्यू 5 ई। तो क्यू का मान दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -19 और ई का मान दिया हुआ है 1.6 × 10 की पावर 19। ये तो सेम टू वैसे कर जाएगा। यहाँ क्या बचा 5/16 1.6। यहाँ से इसको हटाइए, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। 50/16, 16 को उसको भाग कर देंगे 16 से, 16 3 48, 2 बचता है, पॉइंट लगाएंगे तो एक कम। तो यहाँ पर 3 पॉइंट कुछ, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है 3 5 7 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 सही, क्योंकि यहाँ पर 3.1 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि 3 इलेक्ट्रॉन वो आदान प्रदान कर सकता है, ठीक, जैसा कि विकल्प में दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं इस क्वेश्चन को जो बहुत ही हमारे अंदाज से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगातार हमने देखा है, बोर्ड पेपर 2-3 साल पहले के बोर्ड पेपर लगातार हमने देखा है, उसमें से देखा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं इस चैप्टर से, उस क्वेश्चन को सिर्फ मैं करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब मेरा आगे 5वां क्वेश्चन है, किसी वस्तु, हाँ यह हो चुका है, ये क्वेश्चन भी मेरा हो चुका। अब मेरा क्वेश्चन फिर आगे क्वेश्चन है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब उस वस्तु का भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को तो पढ़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो आवेशित कैसे कर सकते हैं, घर्षण से भी कर सकते हैं। तो घर्षण करेंगे तो आवेशों का आदान प्रदान होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा, ट्रांसफर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन किसी से जाएगा, तो धन और पॉजिटिव नेगेटिव आवेश आएगा। तो लेकिन हमारा कंसेप्ट यहाँ पर यह है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु पर के भार पर क्या उसका भार घटता है, क्या उसका भार बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है। तो ऐसा है कि देखो किसी वस्तु का, जैसे मान लीजिए कांच की छड़ को रेशम कपड़े से रगड़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा तो हो सकता है वस्तु का भार घट भी जाए, हो सकता है वस्तु का भार बढ़ भी जाए। दोनों प्रक्रिया यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इसके लिए विकल्प होगा, देखो पहले लिखा हुआ है सदैव बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमेशा कैसे बढ़ सकता है, सदैव घट जाता है, नहीं हो सकता है भाई, कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये भार बढ़ सकता है, घट भी सकता है, थोड़ा घट या बढ़ जाता है। यहाँ पर चौथा विकल्प दिया है एक समान रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा घट या बढ़ जाता है, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन और इसके बाद आगे मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने उपस्थित करने जा रहा हूँ। तो फिर अगला क्वेश्चन देखिए, पहले यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी कुचालक का परावर्तन के का मान होगा। कुचालक पदार्थ जिसमें से करंट का फ्लो बिल्कुल ना होता हो, तो इसके लिए परावर्तन का मान कितना होता है। यहाँ पर दिया है -3 0 0.76, मतलब जो कूलाम के नेम में जो के था, के का मान 1/4π0, इसका जो हमको मान है कितना हो सकता है। तो के का मान जो कुचालकों के लिए 1 से ज़्यादा होता है। तो इस ऑप्शन में दिया हुआ है -3, ये भी 1 से छोटा है, 0 भी 1 से छोटा है। तो इसमें विकल्प नंबर क्या होगा 6। तो 6 होगा। कुचालकों के लिए जो परावर्तन का जो मान होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। इसके बाद है ऑप्शन 0 की मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा क्या होगा। ऑप्शन 0 का मात्रा निकालने के लिए हमें यहाँ पर मैं मान निकाल रहा हूँ। तो ऑप्शन 0 का मान यहाँ से देखिए, कूलाम के में यह बराबर होता है 1/4 ऑप्शन 0 Q1 Q2/r²। यहाँ से तो ऑप्शन 0 4π कांस्टेंट है, बाहर कीजिए ऑप्शन 0 को यहाँ गुणा कीजिए तो f ऑप्शन 0 इक्वल टू जाएगा, और r को भी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए कहीं से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो f ऑप्शन 0 r² इक्वल टू होगा Q1 Q2। यहाँ से ऑप्शन 0 को रोकिए और Q1 Q2 ऑप्शन 0 को रोकिए, f r² को नीचे लाइए तो f r²। मात्रा क्या होगा इसका ऑप्शन 0 का, Q1 Q2 मतलब कूलाम तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा।
Q1 Q2 एप्सिलॉन जीरो का मान इतना होगा, Q1 Q2 बटे F r स्क्वायर, तो Q1 Q2 कूलम का स्क्वायर हो गया, बल का मात्रक न्यूटन होता है, r स्क्वायर का r मतलब दूरी, तो मीटर स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। ठीक है, क्या होगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद यहां इसको मिटा देते हैं, यहां पर दिया है क्वेश्चन, डेबाई किसका मात्रक है, डेबाई किसका मात्रक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डेबाई किसका मात्रक है, डेबाई विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, तो डेबाई विद्युत ध्रुव का मात्रक होता है, डेबाई क्या होता है, विद्युत ध्रुव का मात्रक डेबाई होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा क्या होगा, देखो बीमा कैसे निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर होता है F बटे Q नॉट, यहाँ से निकालना फिर इसका बीमा, इसका बीमा निकालने के लिए अपने मात्रक जरूरी है, तो न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम कैसे होगा, देखिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो यहाँ E इक्वल टू F बटे Q नॉट, F बटे Q नॉट, तो क्या होगा, F का मान न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन का बल का मात्रक होता है ml t-2, और कूलम Q बराबर I t होता है, I मतलब एम्पियर, एम्पियर को ये से और t को समय को t से, तो एक ऊपर ले जाओ तो m l है, यहाँ पर t की पावर -3, 2 यहाँ पर है, एक घात इस पर और जाएगा तो माइनस में ऐड हो जाएगा, और ये के पावर -1 ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इसका बीमा हो गया। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विकल्प में दिया हुआ यहाँ पर 1/4 Q बटे r स्क्वायर, E बराबर 1/4 2P बटे r क्यूब, तो यहाँ P स्क्वायर बटे r स्क्वायर दिया, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ये विकल्प सही है, इसका बीमा होता है, इसका फार्मूला 1/4 2P बटे r क्यूब, और निरक्षीय में अगर पूछा जाए तो E बराबर होता है 1/4 P बटे r क्यूब, याद रखिएगा तुम लोग। ठीक है भैया, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप समझ में आ जाता है तो आप लोग कहते हो, सोचते होंगे कि ये क्वेश्चन तो सर जी ने पढ़ाया नहीं, ना तो कोचिंग में ना तो क्लास में, ऑप्शनल विकल्प कोई पढ़ाता नहीं ऑप्शनल वाला क्वेश्चन, तो इसीलिए मैंने काफ़ी कमेंट आए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाना शुरू कर दिया। तो पॉइंट टू पॉइंट हर एक वीडियो में बनाता हूँ, कोई भी पॉइंट छूटता नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल हर एक टॉपिक टू टॉपिक रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी सारे क्वेश्चन जो आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। धातु सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नीट वगैरह में ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। धातुओं के लिए परावर्तन ER का मान एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन है, वैसे थोड़ा एप्सिलॉन, धातुओं के लिए परावर्तन एप्सिलॉन R का मान होगा, इसका मान अनंत होता है, इसका मान इनफाइनाइट होता है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो क्लास 12 के प्रथम चैप्टर जो है उसके न्यूमेरिकल लेकर मैं आऊँगा। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी करना, और एक कितना मेहनत करता हूँ अपलोड करने में, थोड़ा लाइक तो बनता है यार, लाइक करने में आपका क्या जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।